जय माता दी, सभी को राधे राधे। अब डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। पूर्व पीठिका तथा आदिकाल। इतिहास अर्थ एवं स्वरूप। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरे यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ इसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से नहीं अपितु उन घटनाओं से है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ से घटित हुई हैं। वस्तुतः आज इतिहास शब्द के जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तत्व, प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण से जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। लाक्षणिक अर्थ में पहला था, ठीक है। लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे आदि वाक्यों में, किंतु शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग आग्रह या ताज्य ही समझ जाते हैं। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहा। इसलिए कभी उसे कला के क्षेत्र में और कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जा रहा है। वस्तुतः इतिहास कला या विज्ञान या प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इस विवाद के मूल में यह भ्रांति विद्यमान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला या विज्ञान की कोटि में आ सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, किंतु यह हम पर निर्भर है कि हम उस इतिवृत्त का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत की इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, अनुभूति, ललित शैली प्रस्तुत करते हैं तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो सकता है, जबकि वस्तुपरक दृष्टिकोण तर्कपूर्ण शैली, गवेषणात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया जाए अतीत का विवरण विज्ञान की विशेषताओं से युक्त माना जा सकता है। वस्तुतः इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं तथा उनकी दृष्टि व पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के विभिन्न स्वरूप उपलब्ध हो तो आश्चर्य नहीं है। फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तथस्थता या वस्तुपरक तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। यह दूसरी बात है कि विषय वस्तु की अविद्यमानता या अप्रत्यक्षता के कारण भौतिक विज्ञान किसी वैज्ञानिकता का आविर्भाव उसमें शायद ही संभव। वास्तव में विषय भेद से स्वयं विज्ञान की अनेक श्रेणियां एवं कोटियां में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान को हम विज्ञान की उसी श्रेणी में स्थान नहीं दे सकते जिस श्रेणी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को देते हैं। अतः इतिहास को हम उसी श्रेणी में विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी को देते हैं। ठीक है। इतिहास दर्शन की रूपरेखा।
इतिहास दर्शन की रूपरेखा देख लेते हैं। जैसा कि पीछे संकेत दिया जा चुका है कि इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते रहे तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा बता देंगे, ठीक है। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन के विषय की स्थापना हुई, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास की संबंधी इन्हीं विचारों या धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी गई। अस्तु वैसे पश्चिम में कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में करते हुए अपने अपने दृष्टिकोणों को उस प्रकार आरोपित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम वोल्टेयर ने इस संज्ञा का प्रयोग करते हुए इसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित करने का प्रयास किया। हीगल ने इसका प्रयोग विश्व इतिहास के अर्थ में तथा परवर्ती युग में कुछ विद्वानों के केवल परीक्षणात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए किया, ठीक है। किंतु आज इतिहास दर्शन के नाम से उपलब्ध पुस्तकों में से पूर्व पश्चिम तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सभी दृष्टिकोणों व विचारों का प्रतिपादन किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन में प्रयुक्त हुए। ऐसी स्थिति में यदि हम एकांगी और एक पक्षी धारणाओं से बचते हुए इतिहास दर्शन का सर्वांगीण व सर्वपक्षीय बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसे उस व्यापक एवं सामान्य अर्थ में ग्रहण करना होगा जिसके अनुसार इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन से संभव है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। अब भारतीय दृष्टिकोण देख लेते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। इसलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों की व प्रवृत्तियों का अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्राय सामायिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की है, अर्थात वे परिवर्तनशील अतीत में से उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे हैं जो मनुष्य को स्थायी एवं अमर बनाती हैं। उन्होंने घटनाओं, क्रियाकलापों की व्यवस्था, भौतिक उपलब्धियों एवं व्यक्तित्व सफलताओं की दृष्टि से कम करके समष्टि हित की दृष्टि से अधिक की है। इसलिए महाभारतकार ने जहाँ इतिहास को एक ऐसा पूर्वव्रत माना जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश दिया जा सके, तो पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों के चरित्र गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया। यद्यपि आगे चलकर बाढ़, कलहर आदि इतिहासकारों ने भी इससे भिन्न दृष्टि अपनाते हुए आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थपरक वस्तु एवं तथ्यों को अधिक महत्व प्रदान किया। किंतु काव्यात्मक एवं अलंकृत का मोह भी न त्याग सके। इसलिए जहाँ प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों व आध्यात्मिक रूपकों से युक्त होकर पौराणिक रूप में परिणत हो गई, वहाँ परवर्ती इतिहासकारों की रचनाएं शुद्ध साहित्य की अपेक्षा काव्यात्मक ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिव और सुंदरम के सामान्य के लिए ही बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है, क्योंकि उसने इतिहास के कलेवर में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिक से वंचित रखा। फिर भी यदि इतिहास के कलात्मक या काव्यात्मक रूप को किसी दृष्टि से कोई महत्व है तो उस दृष्टि से भारतीय इतिहासकार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्य, शिवम व सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया, जो उसकी परंपरा को देखते हुए उचित व स्वाभाविक कहा जा सकता है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। जहाँ भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की
प्रमुखता रही, वहीं पाश्चात्य इतिहास का प्राय यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रही। इतिहास हिस्ट्री के प्रथम विख्यात यूनानी विद्वान हेरोदोत 456 से 545 ईसा पूर्व ने इसे खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो यह इतिहास की वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरे, यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या मानविकी है। तीसरी, यह तर्कसंगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथे, यह अतीत के आलोक भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। इसके अतिरिक्त हेरोदोतस ने यह भी स्पष्ट किया है, इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। प्राचीन युग में सामान्यतः हेरोदोतस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। किंतु आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में नए दृष्टिकोण से विचार किया। इटालियन विद्वान विको 1668 से 1744 ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियां मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में भी विको ने अनेक सुझाव देते हुए इतिहासकारों की अतिरंजना व अतिशयोक्ति से बचने और अतीत को अधिक महत्व न देने की बात कही है। जर्मन दार्शनिक कांट 1724 से 1804 ने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया कि सृष्टि का ब्रह्म विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। इंपॉर्टेंट है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। हीगल 1770-1831 कांट की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। इनके जो जन्म क्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछते हैं कि कांट का जन्म कब हुआ और हीगल का, क्रमागत जो क्वेश्चन आते हैं। हीगल के मतानुसार विश्व, एक जगह लिख लेना, कि इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार वाद, थीसिस एवं प्रतिवाद, एंटीथीसिस एवं के द्वंद्व से संवाद, सिंथेसिस का विकास है। इतिहास की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। 19वीं सदी से डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। डार्विन परवर्ती युग के विभिन्न चिंतकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए प्रमाणित किया। इस सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न करके विकास क्रम का विवेचन है। कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, मॉर्गन, हक्सले प्रभृति अनेक विद्वानों ने विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से करते हुए उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। 20वीं सदी के इतिहासकारों स्पेंगलर, ट्वाइनबी, टर्नर आदि के विश्व संस्कृति या सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व प्रवृत्तियों के आधार पर करने की चेष्टा की है। अरस्तु समझो क्या, अस्तु समझो। आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अनेक दृष्टियों से यह दृष्टिकोण भी अभी तक पूर्ण विकसित नहीं किया जा सकता है। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति अथवा आदि विभिन्न के कार्य क्षेत्र में कार्य करने के वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांतों पर भी परस्पर अन्वित एवं एक रूपता का अभाव। जहां डार्विन के विकासवादी प्राणशास्त्री में लागू होता है, वहीं मार्क्स का अर्थशास्त्र में। इम्पॉर्टेंट है, जहाँ डार्विन का विकासवादी प्राणशास्त्र में, वहीं कार्ल मार्क्स का जो मार्क्स हैं उनका अर्थशास्त्र में, स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में। यह वर्षा या मनोविज्ञान में लागू होता है। दूसरे विकासवादी सिद्धांत के विरोध में भी प्रतिक्रिया हो रही है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी
कहकर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। शास्त्र आदि के अनुयायी जो कि नियमबद्धता, पूर्व निश्चितता एवं पूर्व निर्धारण के विरोधी इतिहास को भी किसी नियम से करना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार जब प्रकृति एवं मनुष्य ही नियमों से मुक्त है तो उनके इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है। किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का यह विरोध अवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही पोषक है। कदाचित हीगल के शब्दों में इम्पोर्टेंट है में यह अभिवाद का प्रतिवाद मात्र है जो संभवतः हमें किसी नए संवाद और की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सके। साहित्य, इतिहास, दर्शन नेक्स्ट बाद में पढ़ते। जय माता दी।